अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ दोस्तों, साथियों, प्यारे बच्चों, मैं मोहम्मद शहजाद खान आप तमाम ही का अपने चैनल एसकेडीज़ में खैर मकदम करता हूँ। आप तमाम ही का तहे दिल से इस्तकबाल करता हूँ। उम्मीद करता हूँ आप तमाम ही खैर आफियत से होंगे और खुश खुर्रम ज़िंदगी गुजार रहे होंगे। प्यारे बच्चों, आपकी तीसरी यूनिट है तंज़ो मिज़ाह। सबसे पहली बात, तंज़ो मिज़ाह कहने को कोई सिन्फ नहीं है, कोई शैली नहीं है, ये बस एक बात को बयान करने का तरीका है। इंसान कोई भी बात को बयान करता है, कोई बात को कहता है, या तो बात गुस्से में कहता है, या बात को प्यार से कहता है, या बात को हिदायतन तौर पे कहता है, या बात को किसी को ताना मार कर कहता है। तो एक बात करने का, बात को बयान करने का एक तरीका होता है, एक सलीका होता है। तो तंज़ो मिज़ाह कोई सिन्फ नहीं है, बल्कि एक बात को बयान करने का तरीका है। तो पहले हम तंज़ो मिज़ाह के बारे में जानेंगे, उसके बाद हम चैप्टर की तरफ भी चलेंगे। सबसे पहले आपको ये जानना ज़रूरी है, तंज़ो मिज़ाह जो अदब में, उर्दू अदब में जो लफ्ज़ तंज़ो मिज़ाह पढ़ा जाता है, तंज़ो मिज़ाह दो अलग अलग लफ्ज़ हैं। तंज़ और मिज़ाह, दोनों का मतलब अलग अलग है, दोनों का मायना अलग अलग है, दोनों की तरतीब अलग अलग है, दोनों का सिस्टम अलग अलग है, लेकिन अदब में इन दोनों को शामिल तौर पे ही इस्तेमाल किया जाता है। हिंदी में भी आपने सुना होगा कि फलां फलां हास्य व्यंग्य के कवि हैं। सुना ना, हास्य व्यंग्य। हास्य का मतलब हंसना, व्यंग्य मतलब ताना करना, ताने मारना। यहाँ पे दो लफ्ज हैं, तंज और मिज़ाह। तंज का मतलब तो है तानाकशी, ताना मारना, और मिज़ाह मतलब है मज़ेदार, हंसी वाली चीज़, हंस। ठीक है, तो हंसी मजाक में ताने मार कर बात कहना, ये तंज और मिज़ाह कहलाता है। मैं आपको जब ये पैराग्राफ पढ़ के बताऊंगा तो डिटेल्ड में चीज़ समझाता चलूंगा। तो हम डायरेक्टली क्या करते हैं, पहले पैसेज को शुरू करते हैं। लुगत में तंज के मानी ताना के हैं। अदबी इस्तिलाह में इस लफ्ज़ के लिए हिजो या तनकीस और आम बोलचाल में इसको तमस्खुर और लान तान वगैरह का इस्तेमाल किया जाता है। मगर इन तमाम इस्तिलाहों में तंज ही एक ऐसा लफ्ज़ है जो अंग्रेज़ी ज़बान के सटायर की सतह सही अक्कासी करता है। तंजो मिज़ाह को इंग्लिश में कहा जाता है सटायर। क्या कहा जाता है? सटायर। तंजो मिज़ाह से मतलब ये है, किसी बात को बयान करने के लिए इस तरह उस चीज़ पर तानाकशी करना, इस तरह उसको ताना मारना कि बात हंसी मजाक में कह दी जाए और अगले को पता भी लग जाए कि ये चीज़ क्या हो रही है, गलत हो रही है, इसको सुधारा जाए। ताने मारने के दो तरीके होते हैं। एक ताना मारा इस तरह ताने मारे जाते हैं कि किसी का दिल आज़ारी की जाए, किसी का दिल दुखाना, वो ताना मारना होता है। तंज़ो मिज़ाह में भी ताना मारने का ही काम किया जाता है, लेकिन ताना इस तरह मारा जाता है जैसे हंसी मजाक में बात कह भी दी जाए और बाद में इंसान को ये भी पता लग जाए कि हाँ, ये बात कहीं ना कहीं क्या हो रही है, गलत हो रही है। यानी यहाँ पे जो नज़ारा है वो है इस्लाह का। इस्लाह, सुधार की ज़रूरत है। अपने मकसद के एतबार से सच्चा और अच्छा तंज इस्लाह की गरज से किया जाता है। इससे किसी को तकलीफ पहुंचाना मकसूद नहीं होता। अपने मकसद के एतबार से, मकसद या उद्देश्य के एतबार से सच्चा और अच्छा तंज इस्लाह की गरज से किया जाता है। इस्लाह के लिए उसका उद्देश्य क्या होना चाहिए? इस्लाह होनी चाहिए, किसी चीज़ में सुधार के लिए उस पर तंज किया जाए। इससे किसी को तकलीफ पहुंचाना मकसूद नहीं, मकसूद यानी मकसद नहीं है, उद्देश्य नहीं होता। मिज़ाह खुश तबई को कहते हैं। लुगत में इसके यही मानी दर्ज हैं। ठीक है, लुगत किसे कहते हैं? डिक्शनरी को, शब्दकोश को। अंग्रेजी में इस लफ्ज़ को ह्यूमर कहा जाता है। तंज की तरह मिज़ाह की भी कई किस्में हैं। जिस तरह तंज की किस्में हैं उस तरह मिज़ाह की भी किस्में हैं। बेहतरीन मिज़ाह वो है जिसमें लताफत और शाइस्तगी और फक्कड़ पन्ना हो। बेहतरीन मिज़ाह कौन सा है? जिसमें लताफत हो। लताफत कहते हैं जिसमें लुत्फ हो, मज़ेदार हो, सुनने में इंटरेस्टिंग लगे। शाइस्तगी हो, शालीनता हो। फक्कड़ पन्ना हो, बेहुदा पन्ना हो, जो सुनने पर ऐतराज़ लगे जिस बात को। आपने देखा होगा, अपने एक स्टैंड अप कॉमेडियन नाम का वर्ड सुना होगा। तो एक ज़माना आपने देखा था, बहुत ही थोड़े ज़माना क्या कह सकता हूँ, आज से 10-15 साल पहले, जब स्टैंड अप कॉमेडी का एक ट्रेंड चला था, जब टीवी वगैरह में शोज़ वगैरह आते थे, वहाँ पर भी जो स्टैंड अप कॉमेडीज़ वगैरह जो होती थी, उसका एक लेवल हुआ करता था कि बात को हँसी मजाक में, तानाकशी में बातों को पेश कर दिया जाता था। आजकल के स्टैंड अप कॉमेडियन में जोक्स तो हैं, पर उसमें वल्गैरिटी है, अश्लीलता है, भद्दापन है। ठीक है, माना उसमें सटायर भी है, माना उसमें बातों को तंज मिज़ाह के साथ पेश किया जाता है, पर उसमें क्या भद्दापन है। तो ये चीज़ आज में डाइवर्ट हो चुकी है। तो अच्छा कौन सा है? अच्छा तंज मिज़ाह वो है जिसमें इस्लाह हो
और फक्कड़पन ना हो, बेहुदापन ना हो। उर्दू अदब में तंज़ो मिज़ाह को उमूमन इजहार का एक ही उसलूब समझा जाता है। लोग समझते हैं तंज़ो मिज़ाह एक ही चीज़ है, जबकि दोनों अलग अलग हैं। हकीकतन ऐसा नहीं है, दोनों की अलग अलग पहचान है। जबकि ऊपर की गुफ्तगू से वाज़ेह हो चुका है, यानी स्पष्ट हो चुका है। अलबत्ता ये ज़रूर है कि उर्दू के बेशतर लिखने वालों ने तंज़ो मिज़ाह को एक ही धागे में पिरोकर पेश किया है, इसलिए दोनों को एक ही समझा जाने लगा है। अब तक के जो मुसन्निफ, जो शुअरा, अब तंज़ो मिज़ाह भी क्या है, कोई सिन्फ नहीं है, बात को बयान करने का ढंग है। इसलिए तंज़ो मिज़ाह शायरी सिन्फ में भी हो सकता है और नस्र में भी हो सकता है। ठीक है, ये दोनों में ही हो सकता है, बातों को दोनों ही पैराए में बयान किया जा सकता है। उर्दू अदब में तंज़ो मिज़ाह की रिवायत बहुत पुरानी है। 17वीं सदी के आखिर में 17वीं सदी के आखिर दौर में जब दिल्ली के शायर उर्दू ज़बान को शेर व शायरी के लायक नहीं समझते थे और फ़ारसी में उर्दू के पैबंद लगाकर तफन्नुन तबाह के लिए कुछ कह लिया करते थे, तंज़ो मिज़ाह की इब्तिदा हुई। आपको पता होगा बहुत ही पुराने ज़माने में, अब ये चीज़ें सारी उर्दू ज़बान में मैं डिटेल बयान कर चुका हूँ, आपके सिलेबस में नहीं है, कोर्स में भी नहीं है, इतना आपको जानना ज़रूरी भी नहीं है। बस यूँ समझ लीजिए कि एक ज़माना था जब हिंदुस्तान में, जब शेर व शायरी के लिए जब किसी ज़बान का इस्तेमाल किया जाता था, तो वो कौन सी थी? फ़ारसी। कौन सी थी? फ़ारसी। फ़ारसी को वो एक अच्छी ज़बान माना करते थे शेर व शायरी के लिए, और उर्दू को इतना आप समझिए उर्दू को इतना ज़्यादा दर्जा नहीं दिया जाता था। लेकिन उसके बाद धीरे-धीरे एक वक़्त आया कि लोगों ने उर्दू को भी काम में लेना शुरू किया, और उसके बाद उर्दू को आज उर्दू ही से शेर व शायरी बहुत ज़्यादा मशहूर है। तो अब उर्दू को भी दर्जा मिलने लगा है। उस ज़माने में जाफ़र ज़टरली नाम के एक शायर गुज़रे हैं, जिन्हें उर्दू तंज़ मिज़ाह का पहला बाकायदा शायर कहा जाता है। किसको? जाफ़र ज़टरली को। जाफ़र ज़टरली की शायरी में तंज़ का उन्सर ज़्यादा है। तंज़ यानी ताने का उन्सर कहते हैं तत्व को, एलिमेंट्स ज़्यादा हैं, और उनका तंज़ बड़ा दिल दुखाने वाला है। ताने तो करते हैं अपनी शेर व शायरी में, पर कैसे करते हैं? बड़े दिल दुखाने वाले। उसमें इस्लाह कम और किसी की दिल आज़ारी ज़्यादा है। वो एक बागी और इनकलाबी शायर है, एकदम क्रांतिकारी टाइप के शायर थे। उनके मिजाज में भी खुशदिली की जगह फक्कड़पन और मजाक करने से ज़्यादा मजाक उड़ाने वाला अंदाज मिलता है। आप समझ रहे हैं, लैंग्वेज बिल्कुल सीधी है। मजाक करना नहीं, बल्कि मजाक उड़ाना उनके नेचर में ज़्यादा पाया गया है। इसलिए उनको बाकायदा शायर माना तो गया है, फिर भी उनको वो शोहरत हासिल नहीं हुई। मान लिया कि वो पहले शायर हैं, पर उनको शोहरत हासिल कभी नहीं हुई, जो उनके आने वाले शायरों को भी है। इस एतबार से उन्हें उर्दू का बड़ा तंज़-ओ-मिज़ाह गो तो नहीं कहा जा सकता, मगर वो पहले शायर ज़रूर हैं, ये बात ज़रूर है। इनके बाद कई शुअरा के यहाँ तंज़-ओ-मिज़ाह के अनासिर पाए जाते हैं, जिनमें मीर मतलब मीर तकी मीर, सौदा, गालिब के नाम ख़ास तौर पर लिए जा सकते हैं। गालिब के कलाम में शोखी के साथ-साथ गहरा तंज़ मिलता है, और सबसे ज़्यादा शोखी और ज़राफ़त वाले कौन हैं? मिर्ज़ा गालिब हैं। मिर्ज़ा गालिब ने शोखी और ज़राफ़त, इनको हैवान ज़रीफ़ भी कहा जाता है। हैवान किसे कहते हैं? प्राणी को कहते हैं। हैवान किसे कहते हैं? इंसान को कहते हैं। तो और ज़रीफ़ कहते हैं जिसमें ज़रीफ़ाना अंदाज़ हो, जिसकी बातों में क्या हो? शोखी हो, ज़राफ़त हो, हँसी मज़ाक हो। और गालिब के तो हर बात-बात में क्या था? मज़ाक था। और गालिब के तो बहुत सारे किस्से आप सुन चुके हैं। गधे वाला किस्सा हुआ, आम वाला किस्सा हुआ। तो गालिब की तो बातों में बहुत ज़्यादा मज़ाक थी। गालिब की नस्र में भी जिसका ज़्यादा हिस्सा खुतूत पर मुश्तमिल है, यानी उस पर है, मबनी है, आधारित है। खुतूत पर जो उनके खत लिखते हैं, उसमें भी हँसी मज़ाक बहुत ज़्यादा मिलते हैं। शोखी और मिजाज के आला तरीन नमूने पाए जाते हैं। किसमें? गालिब के खतूत में। इनके बाद भी कई लोगों ने ये रविश इख्तियार की, मगर ये सब इनफरादी कोशिशें थी। इनफरादी, इंडिविजुअल, व्यक्तिगत। हर इंसान ने कोशिश की कि हम भी गालिब जैसा खत लिख सके, लेकिन जिसने कोशिश की बस अपने अपने स्तर तक कर के रह गए, पर उनको वो हैसियत और वो वकार और वो इज़्ज़त नहीं मिल पाई जो मिर्ज़ा गालिब के खतूत को आज तक जो दर्जा मिला है, जो इज़्ज़त और वकार मिला है, वो आज तक किसी को नहीं मिल पाया। उर्दू में तंज़ मिज़ाह का बाकायदा आगाज़ लखनऊ के हफ्तावार अखबार अवध पंच के इजरा से हुआ। अवध पंच एक अखबार था उर्दू का, उससे तंज़ मिज़ाह को क्या मिली? एक शुरुआत मिली। ये अखबार मुंशी सज्जाद हुसैन ने जारी किया था, और इससे उर्दू के कई अहम लिखने वाले वाबस्ता थे। तंज़ मिज़ाह की तारीख में शायर की हैसियत से अकबर इलाहाबादी, अगर तंज़ मिज़ाह के शायरों की बात की जाए, तो अकबर इलाहाबादी को तंज़ मिज़ाह का शायर कहा जाता है। तंज़ मिज़ाह के शायर में इनको प्रॉपरली सबसे मेन और सबसे अहम और सबसे ज़्यादा
वकार वाली सबसे ज़्यादा अगर किसी सिन्फ में किसी को शामिल किया जाए और किसी सिन्फ से किसी का नाम जोड़ा जाए, तो तंज़ो मिज़ा का जब भी नाम आएगा, तंज़ो मिज़ा और शायरी का जब भी नाम आएगा, तो अकबर इलाहाबादी का नाम सबसे सर-ए-फ़हरिस्त यानी सबसे टॉप पर आएगा। जैसे अफ़सानों का नाम जब भी आता है, तो मुंशी प्रेमचंद का नाम सबसे ऊपर आता है। ऐसे ही तंज़ो मिज़ा में सबसे बड़ा नाम किसका है? अकबर इलाहाबादी का। ये तंज़ो मिज़ा के शेर हैं। मजीद लाहौरी, ज़रीफ़ लखनवी, सैयद मोहम्मद जाफ़री और दिलावर फ़ुगार के नाम मशहूर हैं। नस्र निगारों में मुंशी सज्जाद हुसैन, पंडित रतननाथ सरशार, अब्दुल मजीद सालिक, चिराग हसन हसरत, शौकत थानवी, पतरस बुखारी, मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बेग, मिर्ज़ा अज़ीम बेग चुगताई, मुल्ला रमूज़ी, इब्राहिम जलीस, कन्हैया लाल कपूर, फ़िक्र तौनसवी, इब्न इंशा, कर्नल मोहम्मद खां, फ़रहत काकोरी, तखल्लुस भोपाली, मुशफ़िक़ ख्वाजा, यूसुफ़ नाज़िम और मुज्तबा हुसैन के नाम मारूफ़ हैं। अब ये कहा जाए कि तंज़ो मिज़ा के शायरों में सबसे बड़ा नाम अकबर इलाहाबादी का है। उसी तरह तंज़ो मिज़ा के अगर मुसन्निफ़ों की बात की जाए, तो मुसन्निफ़ीन में कौन है? एक नाम तो है पतरस बुखारी, जो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, और एक नाम है कन्हैया लाल कपूर। इनके भी नाम बहुत ही बड़े नाम में आते हैं। पतरस बुखारी ने सिर्फ़ 10 ही मज़मून लिखे हैं, लेकिन 10 मज़मून के बाद भी देखिए इनका वक़ार देखिए, इनकी अहमियत देखिए कि इनको आपकी 11th क्लास की किताब में भी है, आपकी 12th क्लास की किताब में भी है, यहाँ तक कि आप बीए में जाएँगे वहाँ पर भी ये पीजी, यूजी जो भी करेंगे, बीए में, एमए में, सब में इनके चैप्टर शामिल हैं। सिर्फ़ 10 ही बंदे ने चैप्टर लिखे हैं, उसके बाद भी सब में नाम है, तो सोचो ऐसे 10 में से क्या लिखा होगा? ये बंदे ने इतनी गज़ब चीज़ लिखी है, पतरस बुखारी ने, जो भी 10 मज़मून लिखे हैं इंशाइया के, तंज़ो मिज़ाइया को इंशाइया निगारी भी कहा जाता है। तो जो तंज़ो मिज़ा के जो 10 मज़मून लिखे हैं, वो भी इतने ज़्यादा अहम लिखे हैं कि इनका नाम सर-ए-फ़हरिस्त में इनका नाम शुमार किया जाता है। तो ये था दोस्तों आपका तंज़ो मिज़ा का हल्का-सा मुख्तसर सा तारुफ़। आपसे इतना ही ज़्यादा, इससे ज़्यादा पूछा भी नहीं जाएगा। इससे रिलेटेड अगर आप एक बस हल्का-फुल्का कुछ-कुछ लाइन अगर आप याद रख पाएँ, इसका 40% 35% भी अगर आप एग्ज़ाम में लिख पाते हैं। अगर आपसे पूछा जाए तंज़ो मिज़ा पर एक मुफ़स्सिल मज़मून लिखिए या एक मुख्तसर नोट लिखिए, अगर एक पेज में आप लिख पाते हैं ऑलमोस्ट जितना आपने पढ़ा है, इसका 35% या 40% में लिख पाते हैं, तो इंशाल्लाह आपको नंबर से मिल जाएँगे। आपको उतना ही याद रखना ज़रूरी है, लेकिन आप बातों को ढंग से समझें। वीडियो समझ में नहीं आता है, 2 बार, 3 बार, 4 बार सुनें, ताकि आप बातों को ढंग से समझ सकें। स्कूल में आप टीचर को बार-बार नहीं कह सकते, सर बार-बार पढ़ाइए, बार पढ़ाइए। उनके पास एक लोड होता है, उनको सिलेबस भी कवर करना होता है। लेकिन यूट्यूब पे आपको ये सुविधा है कि आप एक ही वीडियो को बार-बार प्ले करके देख सकते हैं। तो अब जो आपको पढ़ाना है इंशाइया निगारी में, यानी तंज़ो मिज़ा के एक बहुत अहम मुसन्निफ़ हैं पतरस बुखारी, उनके बारे में आपको बताएँगे। उसके बाद अगले वीडियो में क्या करेंगे, पतरस बुखारी का जो सबक है, सवेरे जो कल आँख मेरी खुली, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो पहले हम क्या पढ़ेंगे, पतरस बुखारी का मुख्तसर जायज़ा। पतरस बुखारी 1898 ता 1958, देख लीजिए, ज़्यादा उम्र भी नहीं है इनकी, ठीक है। और 1898 में इनकी पैदाइश हुई थी और 1958 में इनकी वफ़ात हुई है। सैयद अहमद शाह बुखारी असल नाम था। असल नाम क्या था? सैयद अहमद शाह बुखारी। पर पतरस बुखारी इनका क्या है? कलमी नाम है। पतरस बुखारी के कलमी नाम से मशहूर हुए। कलमी नाम का मतलब कलम से लिखा हुआ नाम नहीं हो। कलमी नाम का मतलब वो चीज़ जो एक मुसन्निफ़ जब कुछ लेख लिखता है, तो उसके लिए अपना जो अपने नाम से हटकर एक नया नाम जो रखता है, इख्तियार करता है, उसी को उसका कलमी नाम कहा जाता है। तो नाम तो इनका सैयद अहमद शाह बुखारी था, लेकिन पतरस बुखारी के नाम से मशहूर हुए, फ़ेमस हुए। गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर में अंग्रेज़ी के उस्ताद की हैसियत से मुलाज़मत का आगाज़ किया। स्टार्टिंग ही कहाँ से की है? अंग्रेज़ी के उस्ताद, अंग्रेज़ी के टीचर थे। तो समझ लीजिए कि अंग्रेज़ी में शगफ़ कितना ज़्यादा और अंग्रेज़ी कितनी ज़्यादा इनकी बेटर हो सकती है। इसके बाद ऑल इंडिया रेडियो के डायरेक्टर जनरल मुकर्रर हुए। तक़सीम वतन के बाद, तक़सीम वतन, वतन यानी देश, तक़सीम यानी विभाजन, बँटवारा। देश के विभाजन के बँटवारे के बाद वो अक़वाम मुत्तहिदा से वाबस्ता हुए और एक बुलंद ओहदे पर फ़ाइज़ हुए। अक़वाम मुत्तहिदा, अक़वाम जमा है बच्चों कौम की, एक है तो कौम और ज़्यादा है तो अक़वाम। अक़वाम मुत्तहिदा, मुत्तहिदा बना है मुत्तहिद से, मुत्तहिद यानी एकता। तो कौमों की एकता, बहुत सारी कौमों की एकता, जिसको इंग्लिश में कहते हैं यूनाइटेड नेशन। यूनाइटेड नेशन, यूएनए के आप बहुत बड़े ओहदे पर क्या रहे हैं? फ़ाइज़ रहे हैं। पतरस बुखारी उर्दू के बेहतरीन मिज़ाह निगारों में शुमार होते हैं। उन्होंने लिखा तो बहुत कम, लेकिन जो भी लिखा बहुत अच्छा लिखा।
उनके मिज़ाहिया मज़ामीन का मजमुआ मज़ामीन पतरस 10 मज़ाहिया मज़ामीन पर मुश्तमिल है। लेकिन मयार के एतबार से उर्दू तंज़ व मिज़ाज की तारीख़ में इस किताब को एक बुलंद मर्तबा हासिल है। मयार के एतबार से एक स्टेटस, एक लेवल है, इसका एक स्तर है जो उन्होंने मेंटेन किया है। बहुत ज़्यादा नहीं लिखा है। मज़ामीन पतरस उनका मजमुआ है जिसमें सिर्फ 10 मजमून हैं और 10 भी बहुत ही ज़्यादा अहम है कि आज तक उनको जिंदा व जावेद कर दिया। लोगों ने लिखना बहुत ज़्यादा भी लिखे हैं, लेकिन 10 लिखने के बाद भी बहुत बड़ा उन्होंने नाम कमाया है। वैसे 11 हैं, पर एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग शायद 10 ही माना गया है। पतरस के मज़ामीन पर अंग्रेज़ी मिज़ाह की गहरी छाप है। क्यों है? क्योंकि अंग्रेज़ी के उस्ताद थे, तो जो भी लिखते थे उसमें अंग्रेज़ी की बहुत सी चीज़ें शामिल हैं। इसके साथ-साथ उनकी ज़बान में उर्दू अदब, ख़ासकर शायरी की शगुफ़्तगी और शाइस्तगी और आलिमाना नस्र की शान भी पाई जाती है। वो जो लिखते हैं उसमें अदब की ख़ास शायरी की शगुफ़्तगी कहते हैं ताज़गी, मतलब शाइस्तगी यानी ठंडापन, शालीनता, आलिमाना नस्र की शान पाई जाती है। एक आलिम की तरह की बातें नज़र आती है। उनकी तहरीरें शोखी, रवानी और बेसाख्तगी हैं। शोखी जिसमें ज़राफ़त हो, शोखी हो, हँसी मज़ाक हो। रवानी यानी बिल्कुल बहाव वाली, और बेसाख्ती बिना रोक-टोक वाली, एकदम हर बात को बिल्कुल फ्रैंक होकर कहना, बिना किसी की रोक-टोक के अपनी बात को साफ लफ्ज़ों में बयान करना, ये उनके लिखने का तरीका है। सीधी-सादी बात से मिज़ाह पैदा करना, लफ्ज़ों के उलट-फेर से नए जुमले तैयार करना और खुद को मिज़ाह का निशाना बनाकर दूसरों को हँसने का मौका देना उनका ख़ास अंदाज़ है। अपने आप को हँसी का निशाना बनाते हैं और लोगों को हँसने का क्या देते हैं? मौका देते हैं। उनकी तहरीरों को खालिस मिज़ाह का नाम देना सही नहीं। खालिस मिज़ाह, खालिस कहते हैं शुद्ध, प्योर। उनकी तहरीरें सिर्फ़ ऐसा नहीं कि सिर्फ़ मिज़ाह के लिए है कि बस उनकी तहरीर मज़े लेने के लिए पढ़िए, सिर्फ़ इसके लिए नहीं है, बल्कि वो अक्सर आम इंसानी कमज़ोरियों को तंज़ का निशाना बनाते हैं। इंसानों में जो आम कमज़ोरियाँ हैं, उनको भी शामिल करते हैं। उन पर ताना करते हैं और बातों को हँसी-मज़ाक में बयान कर देते हैं और इंसान को सोचने पर मजबूर कर देते हैं कि हाँ, हँसी-मज़ाक में आप देखिए, उनमें ये कमी है। उनका कमाल है कि वो तलख़ी का एहसास पैदा किए बगैर तंज़ का वार कर जाते हैं। तलख़ी कहते हैं चुभने वाली चीज़, ठीक है? तीखापन, बात चुभती भी नहीं है और हँसी-मज़ाक में बात को बयान भी कर देते हैं। ये था आपका पतरस बुखारी का इंट्रोडक्शन, उनका तारुफ़। अब उनका सबक है सवेरे जो कल आँख मेरी खुली, जिसे हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो यहाँ पर आपको तंज़-ओ-मिज़ाह से रिलेटेड बातें बताई है और पतरस बुखारी का इंट्रोडक्शन बताया है। आपको दोनों ही चीज़ों को अच्छी तरह से समझना है। सवेरे जो कल आँख मेरी खुली, इसको हम पढ़ेंगे कल सवेरे। तो मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट क्लास में एक शानदार टॉपिक और इसी ज़बरदस्त चैप्टर के साथ। बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, पढ़ने में बड़ा मज़ा आएगा आपको। बहुत ही कॉमेडी टाइप का चैप्टर है, सटायर टाइप का चैप्टर है। हँसी-मज़ाक में बहुत सी बातें और बहुत सी आपकी ही कमियाँ बयान की गई है, उनको हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट क्लास में, तब तक खुश रहिए, आबाद रहिए। खुदा हाफ़िज़।